उत्तराखंड का संपूर्ण करंट अफेयर्स और वो है बेटा 2024 का जनवरी से नवंबर तक। बस ये एक दो क्लास और है अपनी, एक क्लास आज हो जाएगी, एक दो क्लास और होंगी और फिर आपके नवंबर तक कुछ नहीं देखना आपको। यहीं से सब चीज़ें जो भी उत्तराखंड में बदलाव हुए सब यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। और इस करंट अफेयर्स के बाद में ना फिर एक काम और करेंगे हम लोग, उत्तराखंड का जो प्रशासन है उसको वन लाइनर बना लेंगे। जैसे उत्तराखंड में किसी विशेष पद पर कौन सा व्यक्ति इस समय तैनात है ना, वो हो जाएगा। और एक हो जाएगा उत्तराखंड का मंत्रिमंडल, मिनिस्ट्री। वैसे ये हिस्से भी जो होते हैं करंट के माने जाते हैं लगभग, उन्हें करंट बेस ही कहेंगे कि बताओ उत्तराखंड में इस समय कौन सा व्यक्ति किस पद पर है और ख़ास पद। चलिए आज का पहला सवाल ये है हमारा, एक शब्द आपके सामने आएगा उसे कहेंगे काजिंद, KAZIND। नाम है काजिंद। इसमें दो शब्द, तीन वर्ण एक देश के लिए और तीन एक के लिए। तो पहला सवाल ये है कि ये काजिंद क्या है। अब ये युद्ध अभ्यास तो है, ये किस किस का युद्ध अभ्यास है। तो KAZ काज बनेगा ना, काज मतलब कजाकिस्तान, और IND इंडिया। तो पहला सवाल तो ये बनेगा ये काजिंद क्या है, तो यह है कजाकिस्तान, और भारत के मध्य एक युद्ध अभ्यास है। युद्ध अभ्यास को भी एक्सरसाइज ही कहते हैं, है ना। तो चाहे वो युद्ध अभ्यास हो या पढ़ाई की अभ्यास हो, सबको लगभग अंग्रेजी में एक्सरसाइज ही बोलते हैं, ठीक है। तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में एक युद्ध अभ्यास है। ये जो काजिंद हुआ है ये इसका कौन सा संस्करण है। तो काजिंद 2024 जो हुआ है ये इसका 8वां संस्करण है। संस्करण तो आप जानते होंगे जो सेशन होते हैं उसके, है ना। तो 8वां संस्करण है बेटा। अच्छा एक सवाल और है, देखिए कि इसका आयोजन किस समय पर हुआ है। तो ये पिछले महीने हुआ है, नवंबर से पहले, अक्टूबर 2024 में। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे उत्तराखंड में हुआ है ये, और ये उत्तराखंड में काजिंद एक्सरसाइज कहाँ हुई है, ठीक है। तो उत्तराखंड में ये पूछेंगे कि काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच में एक युद्ध अभ्यास है जिसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया है, कहाँ पर, ठीक है। तो उत्तराखंड में कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है काजिंद का। तो इसका आयोजन हुआ है ओली में, और ओली बुग्याल भी है, और है ना, और ओली जो है वो पड़ता है कहाँ, चमोली में। तो चमोली ज़िले के ओली में एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है काजिंद, ठीक है। और भारत और कजाकिस्तान के बीच में है, 8वां संस्करण है। अभी अक्टूबर के महीने में ये एक्सरसाइज हुई थी 2024 में। याद रहेगी बात। देखो इन सभी बातों में अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है,
हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये हुआ कहाँ है, ये अगर युद्ध अभ्यास हुआ है, एक्सरसाइज हुई है, तो कहाँ पर हुई है, तो ओली चमोली में। ठीक है, काजिंद याद रखें, क्योंकि पहले तो ये पता चलना चाहिए कि ओली में एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच में हुई है। तो यहाँ पर कजाकिस्तान की जो सेना है और भारत की जो सेना है, उनके जवानों के बीच में एक एक्सरसाइज या युद्ध अभ्यास हुआ है। ठीक है, क्योंकि कजाकिस्तान का जो हिस्सा है ना वो भी बर्फीला है और ओली का इलाका जो वो भी बर्फीला, तो वहाँ पर शीत एरिया में कैसे सेनाएं काम करती हैं उसको लेकर। चलिए, एक सवाल है कि अभी जो है जोलजीबी मेले का उद्घाटन हुआ है, और जोलजीबी मेले का उद्घाटन किसने किया है? अभी हमारे उत्तराखंड में एक मेला आयोजित हुआ है ना, उसका नाम है, चलिया है मेला भी वो, उसका नाम है जोलजीबी मेला। जोलजीबी मेला, जोलजीबी मेला 2024 में। ठीक है, तो पहला सवाल ये है कि जोलजीबी मेला हमारे, ये एसएससी में भी सवाल पूछा गया था कि जोलजीबी मेला लगता कहाँ है, नहीं तो उन्होंने राज्य पूछा था। तो जोलजीबी मेला कहाँ लगता है? उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड के किस जिले में लगता है? तो जिला हो जाएगा हमारा पिथौरागढ़। अच्छा बताओ, पिथौरागढ़ को और क्या कहते हैं? छोटा कश्मीर, पिथौरागढ़। और मैंने बताया था कि जो पिथौरागढ़ है वहाँ पर आदि कैलाश पर्वत है और ओम पर्वत है। ठीक है, आदि कैलाश और ओम पर्वत कहाँ पर हैं? तो पिथौरागढ़ में। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये जो जोलजीबी मेला आयोजित हुआ है, ये किस समय पर इसका आयोजन होता, किस महीने में लगता? मतलब तो ये लगता है नवंबर में, नवंबर के महीने में लगता है। तो अब की बार भी कब लगा है? हाँ, 14 नवंबर को इसका उद्घाटन हुआ था। 14 नवंबर को इसका उद्घाटन किया था, और इसका उद्घाटन किसने किया? हमारे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हमारे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जो उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने इसका उद्घाटन करा था 14 नवंबर को। ठीक है, 14 नवंबर को। अच्छा बताइए, जोलजीबी मेला जो है वो किन नदियों के संगम पर लगता है? बोलो। हाँ, तो ये जोलजीबी जो है वो जिन दो नदियों के संगम पर बसा है, उसमें नाम किसके आते हैं? काली गंगा, काली गंगा, और दूसरी गौरी गंगा। अच्छा, काली गंगा तो निकलती है काला पानी से, और गौरी गंगा मिलम ग्लेशियर से। अब एक सवाल और बनता है कि ये जो मेला था ये कब से शुरू हुआ है? जोलजीबी मेले की शुरुआत कब से हुई है? 1914 से। और किसने करी थी? गजेंद्र बहादुर पाल, एक राजा हुए थे अस्कोट के। अस्कोट में एक वंश आया था, पाल वंश। तो इसकी शुरुआत किसने की है? अस्कोट के, देखिए अस्कोट के पाल वंश के राजा, पाल वंश के राजा क्या नाम था उनका? गजेंद्र बहादुर, गजेंद्र बहादुर पाल ने इसकी शुरुआत करी थी। अच्छा, अस्कोट एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। कहाँ है? अच्छा, किसके लिए फेमस है? कस्तूरी मृग के लिए। तो अस्कोट वन्यजीव विहार है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, और वो फेमस है किसके लिए? कस्तूरी मृग के लिए। अच्छा देखो, पता है मेला कहाँ है? ये पिथौरागढ़ जो है ना हमारा, वो
दो देशों की सीमाओं पर है। एक तरफ नेपाल लगता है पिथौरागढ़ से, और एक तरफ चीन लगता है, नहीं लगता। तो ये भारत, नेपाल और चीन का एक साझी विरासत थी एक ज़माने में। साझी विरासत का मतलब ये होता है कि इस मेले में नेपाल के लोग भी आते थे, चाइना के, तिब्बत के लोग भी आते थे, और भारत के लोग भी थे एक दौर में। लेकिन 1962 के बाद जो है, 1962 के बाद क्या हुआ, चाइना का आवागमन ख़त्म हो गया, और अब दो देश जो है, दो देशों की साझा विरासत बताया जाता है इसको, जोलजीबी मेला को, एक भारत और एक नेपाल। ठीक है, भारत और नेपाल की साझी विरासत है ये। अच्छा देखो, एक बात आपने सुनी होगी कि पहाड़ों पर आज भी मेलों का महत्व है, और पुराने ज़माने में जो मेले लगते थे ना, उनका अपना एक महत्व था। जैसा मैं आपको बताऊं, मेले जो होते थे उनमें विभिन्न प्रकार की दुकानें आती थी खरीदारी की, और मेले है ना 15-15, 20-20 दिन, महीने भर भी चलते थे। तो जैसे जिस स्थान पर कोई मेला लगता, मान लो जोलजीबी में मेला लग रहा है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका तो ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो शहर जाएंगे, तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके जीवन में काम आने वाली पहाड़ी क्षेत्र में, वो उस मेले में सब उपस्थित होती थी। तो मेला एक साल में एक बार लगेगा। अब चूँकि मेला एक साल में एक बार लगेगा, तो जो वहाँ के रहने वाले लोग थे वो अपने ज़रूरत की चीज़ें कहाँ से खरीदते थे, मेले से खरीदते थे, मेले से खरीदते थे। अब प्लेन में जो है ना, मेलों का महत्व घट गया है, क्योंकि अब क्या है, एक तो ब्रांड आ गई हैं। अब आदमी कपड़े थोड़ी ना खरीद रहा है, कपड़ों की ब्रांड खरीद रहा है ना। अच्छा, जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें हों, ये जीवन में काम आने वाली चीज़ें हों, उन सब में कहीं ना कहीं ब्रांडें बन गई हैं। तो मेले में से तुमने देखा होगा, अब लोग मेले से सोचते हैं कि अरे यार कौन खरीद रहा है, अच्छी क्वालिटी नहीं है इसकी, अच्छी क्वालिटी की तो दुकान पर से लेंगे हम। और अब उसका दुकान या शहर या कस्बे जो हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो आसपास कोई ना कोई दुकान जो है वो आपको ज़रूर मिल जाएगी, और अपनी ज़रूरत की चीज़ें आप वहाँ से खरीद लेंगे। ठीक है, नहीं तो पहले क्या होता था कि मेला लग गया तो पता चला कि दादी जो है मिट्टी की हांडी ले आई मेले से, कि फिर पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा हांडी के लिए, चलो मिट्टी का बर्तन खरीद लिए, है ना। और तमाम चीज़ें जो है अपनी ज़रूरत की लोग मेले से खरीदते थे। लेकिन प्लेन से तो मेलों का महत्व थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पहाड़ों में आज भी मेले का महत्व है, आज भी मेले का पहाड़ों में महत्व है। ठीक है, तो ये जो मेला है जोलजीबी मेला, बहुत बड़ा मेला लगता है ये पिथौरागढ़ में। और मैंने पहले भी बताया होगा आपको कि दूर दराज के पिथौरागढ़ के आसपास के जितने भी छोटे बड़े गांव होते हैं, सब लोग यहाँ आते हैं और इस मेले में अपने अपने सामान की खरीदारी करते हैं। और जो दुकानदार होते हैं, जो जाते हैं दुकानदार पहाड़ों पर ऊपर, वो सब मैदान के होते हैं। जैसे बरेली से तमाम दुकानदार जाते हैं, मुरादाबाद से, है ना। तो जो प्लेन के इलाके हैं ना, वहाँ से खूब दुकानदार जाते हैं, अपने अपने सामानों के स्टॉल लगाते हैं, दुकानें सजाते हैं वो। और मेला कम से कम एक पखवाड़े तक चलता है, 15 दिन से ज़्यादा, महीने भर मेले चलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे जोलजीबी मेला, इसका उद्घाटन किसने किया है? पुष्कर सिंह धामी ने। अभी उद्घाटन हुआ था 14 नवंबर को। ठीक है, और किस किस की साझी विरासत है फिलहाल ये? भारत और नेपाल की। चलिए, उत्तराखंड में जीवन यापन सुधार। देखिए, उत्तराखंड में जीवन यापन सुधार परियोजना। अब देखो, जैसे कि इस हेडिंग से आपको कुछ तो समझ में आया होगा। जीवन यापन का मतलब होता है कि जीवन जीने के लिए जिन जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है, अगर वो चीज़ें हमें मिल जाएं तो हमारे जीवन यापन में सुधार होगा या नहीं होगा? जीवन जीने के लिए, भाई जीवन जीने के लिए एक दौर में कहा जाता था कि रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है। ये जीवन की
मूल आवश्यकताएं थीं, लेकिन अब जीवन जीने के लिए इनके अलावा भी आवश्यकताएं हैं। रोटी, कपड़ा और मकान तो चाहिए ही हमें, एक अच्छी शिक्षा भी चाहिए, बोलो, स्वच्छ जल भी हमें चाहिए, है ना, मेडिकल सुविधाएं भी हमें चाहिए, बिजली भी हमें चाहिए, रोड की कनेक्टिविटी भी हमें चाहिए। तो अब ये सब चीज़ें ना जीवन के लिए आवश्यक हो गई हैं। अब आप देखिए, एक दौर था जब घरों में लाइट नहीं थी, विद्युत नहीं थी, तो हमें इतनी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर किसी कस्बे, किसी गांव की लाइट जो अगर 2 दिन के लिए ना आए तो पूरा गांव बिलबिला लगता है? अरे मोबाइल कहाँ चार्ज करें, क्या करें, क्योंकि सबसे बड़ी हेडेक जो बिजली में वो किसकी है? मोबाइल की है। एक बार को हमें खाना मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन मोबाइल को खाना मिलना चाहिए। ठीक, तो ये जीवन यापन में भैया सुधार की चीज़ें हैं। तो देखो, ये बताया गया है कि ये जो परियोजना होगी ना, इस परियोजना का एस्टीमेट लगाया गया है कि उसकी कुल लागत जो होगी, इसकी टोटल लागत जो होगी वो होगी भैया 465.9 मिलियन डॉलर। मतलब इस परियोजना पर कितना खर्च होगा? तो इसे अगर मैं मोटा मोटा पढ़ूं तो 466 मिलियन डॉलर कह दूं, लेकिन पेपर में 466 नहीं आएगा, पेपर में 465.9 का आंकड़ा है, तो 465.9 मिलियन डॉलर ही आएगा। अब इतना जो रुपया है, ये जो मिलियन में ना, और 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता, और वो भी डॉलर में है, रुपये में नहीं है। तो अब क्या करा गया इस काम के लिए? इस 465.9 बिलियन डॉलर में से जो एशियाई विकास बैंक ने मंजूरी दी है, एशियाई विकास बैंक, अब देखो लोन लेना पड़ेगा ना, अरे भाई कर्ज लेना पड़ेगा ना, तो इसमें एशियाई विकास बैंक, जिसे हम एडीबी कहते हैं, एशियाई विकास बैंक ने मंजूरी दे दी है हमें कितने की? 200 मिलियन डॉलर की। तो ये सवाल जरूर याद रखना, उत्तराखंड में जीवन यापन सुधार परियोजना के लिए एडीबी ने कितने मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर कर लिया है? तो 200 मिलियन डॉलर तो कौन देगा? 200 मिलियन डॉलर रुपए देगा हमें कौन भैया? एडीबी, एशियन या एशियाई विकास बैंक। तो अभी तो पूरा नहीं हुआ है। 191 मिलियन डॉलर देगा यूरोपीय निवेश बैंक। जो यूरोपीय निवेश बैंक है, हम उससे भी कर्जा ले रहे हैं। यूरोपीय निवेश बैंक से हम कितना लोन लेंगे भैया इन चीज़ों को पूरा करने के लिए? 191 मिलियन डॉलर। अब देखो पूरा हो गया क्या? ये 391 है और पूरा करना हमें कितना? 465.9। तो बाकी खर्चा जो करेगी वो उत्तराखंड सरकार करेगी। उत्तराखंड सरकार कितना पैसा लगा रही है? उत्तराखंड सरकार कितना निवेश इसमें लगाएगी? तो वो लगाएगी 74.9 मिलियन डॉलर। समझ रहे हैं? इतने मिलियन डॉलर। अब इसका टोटल हिसाब लगा के देखो, अब ये टोटल कितना बैठेगा आपके पास में? 0.9 तो ये हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 9 और 7 16, हासिल 1 2 और 2 4, पूरा हो गया ना। तो अब ये सवाल ऐसा याद रखना कि जीवन यापन परियोजना या जीवन यापन सुधार परियोजना के लिए उत्तराखंड सरकार को जो एशियाई विकास बैंक है उसने कितने का ऋण मंजूर करा है? 200 मिलियन डॉलर। और यूरोपियन निवेश बैंक ने कितना कर लिया है? 191 मिलियन डॉलर। और 74.9 मिलियन डॉलर हमारी सरकार लगाएगी और उस पैसे को लगाकर क्या करेंगे? जीवन यापन सुधार चीज़ों का डेवलपमेंट करा जाएगा। मुख्यतः कहाँ कहाँ करा जाएगा ये भी आप देख लें, भैया।
तो ये कह रहे हैं हाँ, इसके द्वारा हल्द्वानी कोमा चंपावत कोमा किच्छा कोमा कोटद्वार कोमा विकास नगर। तो हल्द्वानी नैनीताल जिले में है, चंपावत जिले में है, किच्छा उधम सिंह नगर में, कोटद्वार पौड़ी जिले में और विकास नगर देहरादून में, है ना। तो इसके द्वारा हल्द्वानी, चंपावत, किच्छा, कोटद्वार, विकास नगर, है ना, में पानी की आपूर्ति मतलब पानी की सप्लाई, कोमा सफाई, कोमा जल निकासी, जो सीवर नहीं होते, जल निकासी, कोमा बाढ़ प्रबंधन, कोमा सड़क आदि, सड़क निर्माण आदि के कार्य किए जाएंगे। सड़क निर्माण आदि के कार्य किए जाएंगे। मतलब ये वो कार्य होंगे जिससे ये शहरी इलाका जो है ना, जैसा हल्द्वानी बहुत बड़ा शहर है ना, चंपावत, किच्छा, कोटद्वार, विकास नगर, ये जो शहर का एरिया है ना, ये वाला एरिया, तो यहाँ पानी की सप्लाई, पानी का निकास, सड़कें, ठीक है, हाँ, इन सब चीज़ों पर ये पैसा जो सरकार ला रही है बैंकों से कर्ज के रूप में, ये सब लगाया जाएगा ताकि यहाँ पर डेवलपमेंट हो सके और यहाँ के लोगों के जीवन में सुधार आए। ठीक है, चलिए एक हेडिंग और बनाएंगे, उसकी भी काफ़ी चर्चा है भैया, और वो है 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। और यहाँ से सवाल आना पक्का है, यहाँ से कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, क्योंकि पहली बार राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हो रहे हैं। ये इससे पहले भी हुए हैं कहीं? नहीं, उत्तराखंड में हुए हैं क्या? हाँ, उत्तराखंड की तो बात कर रहे हैं हम। वैसे तो 38 बार है तो 37 हुए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो देखो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, तो बेटा पहला सवाल तो यही बनेगा और आपके दिमाग में आ भी रहा होगा कि 38वें राष्ट्रीय खेल जो है वो किस राज्य में होंगे। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है वो किस राज्य में होगा। तो अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य है उत्तराखंड। कौन सा है? अच्छा, उत्तराखंड में प्रथम बार, ये भी याद रखें, उत्तराखंड में पहली बार, जब से उत्तराखंड बना है सन 2000 से और अब चल रही है 24 सालों में पहली बार मौका मिला है उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी करने का। तो पहला सवाल तो यही याद रखो कि 38वें राष्ट्रीय खेल जो है वो उत्तराखंड में होंगे और उत्तराखंड जो है पहली बार मेज़बानी करेगा। ठीक है, तो चूंकि जो चीज़ पहली बार हो रही है वो पेपर में सवाल आने की पूरी संभावना है उसकी। अच्छा, ये खेल कब से कब तक होंगे? हाँ, तो ये खेल जो आयोजित होंगे भैया, ये 28 जनवरी को शुरू हो जाएंगे, 28 जनवरी और से चलेंगे 14 फरवरी 2024
25, 24 तो निकल गई भाई, 24 का 2024 का लास्ट मंथ है ना ये। हाँ तो अब 25 में होंगे ये। अभी मैंने देखा था, अभी एक जगह तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कह दिया है कि हम रेडी हैं, आप आइए। ठीक है, ये अभी सुबह मैं इन्फॉर्मेशन देख रहा था तो उसमें ये था कि जो लेटर भेजा गया है यहाँ उत्तराखंड सरकार की तरफ से IOA को, इंडियन ओलंपिक कमेटी को, कि हम रेडी हैं, आप कराइए। तो इसका मतलब ये है कि 25 में निश्चित हो रहा है। हाँ, डेट थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है ना, तो डेट वो बाद में हम देख लेंगे, जब स्टार्ट होंगे तो गर्दा मची जाएगा, है ना। इतने भी गूंगे बहरे ना हैं कि उत्तराखंड में जो है वो राष्ट्रीय खेल हों और जिस तारीख को ओपनिंग हुआ हमें पता ना चले, तो पता तो चल ही जाएगा, है ना। तमाम टीवी चैनल और सोशल मीडिया इसी काम को काम करेगा, और क्या काम होगा फिर, तो पता चल जाएगा सबको। डेट में अगर कोई फेरबदल होता तो देख लेंगे बाद में, कोई नहीं। अच्छा देखो, सवाल ये है कि इन खेलों के लिए खेल गांव कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे। एक खेल गांव बनते हैं ना, तो खेल गांव कहाँ कहाँ बनेंगे, तो 2 खेल गांव बनाए जा रहे हैं। जहाँ ज़्यादातर खेल होते हैं ना उसे खेल गांव कहते हैं। खेल गांव 2 बनाए जा रहे हैं। गढ़वाल वाले हिस्से में बनाया जा रहा है देहरादून को, देहरादून को खेल गांव बनाया जाएगा, और कुमाऊं की तरफ से बनाया जाएगा हल्द्वानी को। तो 2 खेल गांव बने हैं, एक देहरादून में और एक हल्द्वानी में। तो देहरादून जो खेल गांव है वो गढ़वाल की तरफ से हुआ, और गढ़वाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, देहरादून। और हल्द्वानी जो है वो कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा शहर है। तो 2 खेल गांव बनने हैं। अच्छा, इसका आयोजन जो होगा, जो कुल खेल होंगे वो कितने शहरों में होंगे। कुल शहर का मतलब होता है जो खेल होते हैं ना वो कहाँ कहाँ होंगे, उनके स्थल कौन कौन से होंगे। तो 7 स्थल बता रहे हैं ये कि 7 जगह हम खेल कराएंगे। एक तो देहरादून हो गया भाई, देहरादून चूँकि खेल गांव है यहाँ खेल होंगे। एक हल्द्वानी हो गया, हल्द्वानी में खेल होंगे। एक ऋषिकेश हो जाएगा, ऋषिकेश में खेलों का आयोजन होगा, है ना। जैसा राफ्टिंग वगैरह नहीं होते, राफ्टिंग ऋषिकेश में होता है, तो वहीं पर करा लेंगे, राफ्टिंग वाला खेल हो जाएंगे वो। ऐसे ही हाँ देखो, हरिद्वार में खेल होंगे, ऐसे ही खेल होंगे बेटा। हाँ, हरिद्वार के बाद में नैनीताल में, ऐसी चुनाव करा है इन्होंने रुद्रपुर का। और एक जगह आपने सुना होगा गूलर भोज, गूलर भोज में भी खेल होंगे। गूलर भोज कहाँ है, उधम सिंह नगर में है, गदरपुर के पास में। और यहाँ वो वाले खेल होंगे जो स्विमिंग के होते हैं, है ना, तैराकी वगैरह के, नाव वगैरह के, है ना, कैनोइंग वाले खेल नहीं होते, तो जल वाले खेल, जल वाले। तो गूलर भोज डैम जो है ना उसमें उनका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये स्थल रखे गए हैं। टोटल खेल कितने होंगे, कुल खेल कितने होने की फिलहाल तो संभावना बताई गई है। तो 38वें राष्ट्रीय खेल है, तो टोटल खेल भी इसमें 38 ही होंगे, ऐसा बताया गया है। अच्छा, इसका शुभंकर क्या बनाया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर, तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है मोनाल। किसको बनाया गया है, मोनाल को 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर किसको बनाया गया है, तो मोनाल को बनाया गया है 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर। एक चीज़ और याद रखना, पहली बार कश्मीर और लद्दाख से अलग
शीतकालीन खेल हो रहे हैं उत्तराखंड में, इन्हीं के साथ साथ होंगे, वो भी इन्हीं के साथ साथ होंगे। याद रखना, शीतकालीन खेल जिनको हम कहते हैं विंटर गेम्स। तो अब तक विंटर गेम्स जो होते थे वो या तो होते थे जम्मू कश्मीर में या फिर लद्दाख में। विंटर गेम्स वो होते हैं जो बर्फ़ वाले होते हैं। भाई विंटर शीतकालीन जैसे ओलंपिक के खेल होते हैं, तो शीतकालीन ओलंपिक के जितने भी खेल होते हैं ना वो सब बर्फ़ वाले होते हैं, ऐसा मान के चलें। ठीक है, तो पहली बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख से अलग विंटर गेम्स शीतकालीन खेलों का आयोजन होगा, और वो भी उत्तराखंड में होगा पहली बार। ठीक है, उत्तराखंड में पहली बार हो रहा है, या फिर इस बात को आप ये भी कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाद पहला स्टेट जिसे मौका मिला है अपने यहाँ शीतकालीन खेलों को कराने का। ठीक है, तो शीतकालीन खेल ये भी 2025 वाले ही हैं। शीतकालीन खेल 2025 में कहाँ होने जा रहे हैं? अच्छा, इन्हीं को देखो विंटर गेम्स कहते हैं, विंटर गेम्स। देखो विंटर गेम्स जो होते थे पहले कभी एक दौर में, वो या तो होते थे जम्मू कश्मीर में या फिर होते थे लद्दाख में। अर्थात ये कह सकते हो कि शीतकालीन खेल बर्फ़ पर होते हैं, जहाँ बर्फ़ गिरती है। स्केटिंग वगैरह नहीं होते, इसी प्रकार के बर्फ़ के खेल होते हैं वो सब के सब। और पहली बार मौका मिल लिया है विंटर गेम्स 2025 कराने का, किसको? तो उत्तराखंड को। तो जिस राज्य में इस बार होंगे, राज्य हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में होंगे पहली बार। तो पहली बार उत्तराखंड जो है राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी कर रहा है, और पहली बार उत्तराखंड को शीतकालीन खेलों की मेज़बानी का मौका मिल लिया है। ठीक है, अच्छा सवाल ये है कि उत्तराखंड में कहाँ होंगे? उत्तराखंड में कहाँ होंगे? तो उत्तराखंड में होंगे ओली में। और अभी बताया गया था ओली कहाँ है? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है ओली, और वहीं पर आयोजन होगा किसका? शीतकालीन खेलों का। बात समझ में आ गई? दोनों याद रखना इम्पोर्टेंट है, कभी राष्ट्रीय खेल के चक्कर में शीतकालीन खेल आप भूल जाओ। हो सकता है कि सवाल जो है ना वो शीतकालीन पे ही बने, क्योंकि जो सवाल ज़्यादा चर्चाओं में आ जाता है ना, जिसका गर्दा ज़्यादा कट जाता है, फिर वह एग्जामिनर उस सवाल को नहीं रखता। जो छुपा हुआ होता है, जिस पर कम लोग चर्चा करते हैं, फिर वो वाला सवाल आता। तो हम ज़्यादातर चर्चा कर रहे हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों की, है ना, लेकिन वो पूछ लेगा शीतकालीन खेल पहली बार 2025 में होने जा रहे हैं कहाँ? ओली, उत्तराखंड, चमोली में। ठीक है, एक हेडिंग बनाना, एक पहल शुरू की गई है जिसका नाम है लेखकों का गांव, राइटर्स विलेज। उसे हम कहते हैं, वैसे तो कहते हैं लेखकों का गांव, लेखकों का गांव, और अंग्रेजी में क्या कहेंगे? बोलो, राइटर्स विलेज। अब ये लेखकों का गांव या राइटर विलेज क्या है? पहला सवाल तो ये है। कोई पूछेगा ये है क्या मामला इसका? तो ये क्या भैया, एक सांस्कृतिक पहल है। यह एक सांस्कृतिक पहल है, मतलब ये कल्चर को प्रमोट करेगी। ये कल्चरल पहल कह सकते हैं इसको हम, सांस्कृतिक पहल है। इस पहल को कब शुरू किया गया था? ये कब से कब तक चली थी, या इस पहल का उद्घाटन कब हुआ? ये पहल कब शुरू हुई थी?
तो 27 अक्टूबर 2024 को। कोई पूछेगा कि बताओ राइटर्स विलेज क्या है, तो एक सांस्कृतिक पहल है। कब शुरू हुई थी? अक्टूबर 2024 में। अच्छा, कहाँ से इसको शुरू किया गया था? तो एक जगह पड़ती है थानो, और थानो कहाँ का है? देहरादून। तो देहरादून के थानों से राइटर्स विलेज पहल को शुरू किया गया। अगर थानो नहीं आएगा तो देहरादून आ जाएगा कि राइटर विलेज पहल कहाँ से शुरू हुई है? देहरादून से। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य और संस्कृति आदान प्रदान करना। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बेटा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक व सांस्कृतिक या संस्कृति का आदान प्रदान करना, ये इस पहल का उद्देश्य है। बस याद रखो लेखकों का गांव क्या है, एक सांस्कृतिक पहल है। अभी क्या हुआ है, अक्टूबर के महीने में ही ये सवाल आ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय कला साहित्य और संस्कृति महोत्सव मनाया गया है। अच्छा सवाल बनेगा और ये पूछा जाएगा आप लोगों से, तो थोड़ा आप बिल्कुल तैयार रहें इस सवाल के लिए। और सवाल ये होगा अपना, अंतर्राष्ट्रीय कला जो इंटरनेशनल आर्ट होती है, अंतर्राष्ट्रीय कला कोमा साहित्य और संस्कृति महोत्सव, जब ये फेस्टिवल मनाए जाते हैं ना किसी भी स्टेट में बेटा, तो वो पूछे जाते हैं, थोड़ा ध्यान रख लेना। अच्छा सवाल बनेगा, थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये महोत्सव है और ये महोत्सव किस समय पर मनाया गया है? तो अभी अक्टूबर के महीने में मनाया गया है। कब से कब तक? 23 से 27 अक्टूबर। 23 से 27 अक्टूबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कला साहित्य और संस्कृति महोत्सव मनाया गया है। कहाँ मनाया गया भैया? कहाँ मनाया गया है? तो देहरादून में। ये ज़रूर याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय कला साहित्य और संस्कृति महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मनाया गया है देहरादून ज़िले में, ठीक है, देहरादून में मनाया गया है। ठीक, तो ये कुछ बातें हो गई अपनी करंट से संबंधित। बाकी चीज़ों को जो है कल देखते हैं।